welcome on the second video of chapter 1 of chemistry of class 10th. In the previous video we have discussed about chemical reaction, its properties, and in this video we will be discussing about chemical equation, how to write it, its advantage and its disadvantage. So let's begin with the term chemical equation. Chemical equation है क्या? Chemical equation एक ऐसा प्रोसेस है किसी भी चीज़ को, किसी भी रिएक्शन को दिखाने का, जिसमें हम लोग किसी भी सब्सटेंस के उसके फार्मूला या उसके सिंबल को यूज करके हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसी मेथड को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सिंबल फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पर हम लोग जिंक के वजह हम लोग उसका सिंबल यूज कर रहे हैं Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला यूज कर रहे हैं H2SO4। जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनता है, जिसका फार्मूला ZnSO4 होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब हम लोग जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है। ये बहुत आसान तरीका है, बस 2 ही 3 पॉइंट है जिसको हम लोग को केमिकल इक्वेशन लिखते समय माइंड में रखना है। सबसे पहला बात तो ये केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग को वर्ड में लिखना है। वर्ड मतलब कि जैसे कि जिंक को Zn, उसके सिंबल के वजह हम लोग सिर्फ पूरा उसका नाम लिखें ZnC जिंक, तो उसी को हम लोग को वर्ड में लिखना, उसी को बोलते हैं। उसके बाद अब सारे रिएक्टेंट्स को एक साइड लिखिए और सारे प्रोडक्ट को एक साइड। जितने भी रिएक्टेंट जो भी मतलब केमिकल रिएक्शन में जो भी हिस्सा लेते हैं उसको हम लोग लेफ़्ट साइड में लिखते हैं, और जो भी प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है उसको हम लोग राइट साइड में लिखते हैं। अब इसके बाद जो भी हम लोग का सब्सटेंस जो इन्वॉल्व है पूरे रिएक्शन में, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, तो उसको हम लोग बारी बारी से सबका सिंबल उसके जगह पे हम लोग उसका सिंबल से इसको रिप्लेस कर दें। उसके सिंबल से इसको रिप्लेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब मीथेन जब ऑक्सीजन में एयर के प्रेजेंस में जब बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हम लोग उससे सबसे पहले वर्ड में लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मीथेन का मीथेन, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसके बाद सारे रिएक्टेंट्स एक साइड हो गए, सारे प्रोडक्ट एक साइड। और उसके बाद उसके फार्मूला या सिंबल से रिप्लेस करिए। जैसे मीथेन का फार्मूला CH4, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और वाटर का H2O। तो हम लोग उसे रिप्लेस कर देंगे तो केमिकल इक्वेशन आसान। अब बात आती है कि केमिकल इक्वेशन जो हम लोग लिख रहे हैं उसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएं, मतलब कैसे उसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग ऐड कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि उसमें हम लोग उसका फिजिकल स्टेट दिखा दें किसी भी रिएक्शन का, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस जो भी स्टेट है उसका हम वो दिखा दें। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G से डिनोट करके। कभी कभी जब किसी रिएक्शन में जब इवॉल्व होता है, जब गैस रिलीज होता है, तो उसे हम लोग अप के एरो से डिनोट करते हैं, और जब कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो उसे डाउन एरो के सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है Zn प्लस H2SO4, तो रिलीज होता है ZnSO4 प्लस H2O। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो रहा है। जिंक जो कि सॉलिड है और सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक्वस है, तो जिंक सल्फेट जो बन रहा है वो भी एक्वस होगा। एक्वस मतलब कोई भी सॉल्यूशन जो वाटर में हो, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो रहा है। सबसे पहला तो हम लोग यह पॉइंट दिमाग में रखेंगे कि उसका फिजिकल स्टेट डिनोट कर देंगे तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बन जाएगा। सेकेंड पॉइंट यह है कि हम लोग यह डिनोट कर दें कि किस कंडीशन के अंदर वो रिएक्शन हो रहा है, मतलब कितना टेम्परेचर चाहिए, जो भी चीज़ उसके बारे में चाहिए। जैसे कि हीट चाहिए, अगर एक्सटर्नल हम लोग उसको हीट दे रहे हैं उस रिएक्शन को कराने के लिए, तो वो भी हम लोग डिनोट कर दें तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वो इक्वेशन बन जाएगा। तो हीट के लिए हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं डेल्टा, जो कि ट्रायंगल जैसा होता है। और उसके बाद हम लोग ये भी डिनोट कर सकते हैं कि कौन सा कैटलिस्ट उसमें लगा जो रिएक्शन को जो तेज़ बना दे। उसके बाद टेम्परेचर हम लोग डिनोट कर सकते हैं कि किस टेम्परेचर में वो रिएक्शन हो रहा है। यह भी डिनोट कर सकते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है या नहीं, क्या उसमें क्लोरोफिल के प्रेजेंस में भी हो रहा है या नहीं। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया था कि उसके कंडीशन को बता दे किस कंडीशन में वो रिएक्शन हो रहा है, तो उसी का यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। जैसे कि यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट, जब इसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को करवाने के लिए यहाँ पर हम लोग को एक्सटर्नल हीट देना पड़ा, जिसे हमने यहाँ पे डेल्टा के सिंबल से डिनोट किया है। और यहाँ पर कैटलिस्ट लगा है MnO2, जिसे भी यहाँ पे आप डिनोट कर इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो मिथेनॉल बन जाता है।
तो इस रिएक्शन को करने के लिए हम लोग को 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए और उसके बाद कुछ कैटलिस्ट भी चाहिए जिसे आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस का। जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस साथ में रिएक्ट करते हैं तो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वाटर लिक्विड है तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और जो फॉर्म करता है ग्लूकोज वो एक्वस होता है, मीन्स सोल्यूबल इन वाटर, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है जो कि गैसियस स्टेट में होता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि हम लोग उसमें हीट एक्सचेंज को डिनोट कर दें, वेदर उसमें हीट रिलीज हो रहा है या हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं साथ में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और साथ में हीट रिलीज भी करते हैं। उसी तरह जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो उन दोनों को रिएक्ट कराने के लिए हम लोग को हीट उसमें डालना पड़ता है, यानी कि हीट वो एब्जॉर्ब करता है और फिर जाकर वो NO बनाता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जो कि ठंडा होता है। जो लास्ट पॉइंट हम लोग ने पढ़ा था कि हम लोग हीट एक्सचेंज को डिनोट कर दे, तो उसी हीट एक्सचेंज के अंदर दो और चीज़ आते हैं, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में कुछ बात जानते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट इवॉल्व होता है, मतलब कि हीट रिलीज होता है। तो रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट रिलीज होगा उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, और उसे हम लोग डिनोट करते हैं हीट लिखकर या हीट एनर्जी, या नॉर्मली उसे एनर्जी लिखकर डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और साथ ही में उसके साथ हीट रिलीज करते हैं, तो वहाँ हम लोग हीट लिखे उसे नॉर्मली हम लोग एनर्जी लिखकर भी डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब सेकेंड जो है टर्म वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, जिसमें हम लोग को हीट उसमें डालना पड़े, हीट एब्जॉर्ब हो, उसी रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसे भी नॉर्मली उसी तरह डिनोट करते हैं, हीट लिखकर या हीट एनर्जी या सिर्फ एनर्जी लिखकर डिनोट करते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट एब्जॉर्ब करने का मतलब ये हो कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें हम लोग को एक्सटर्नल हीट अप्लाई करना पड़ता है उस रिएक्शन को ऑकर करने के लिए। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को एक्सटर्नल हीट उसमें अप्लाई करना पड़ता है ताकि वो रिएक्शन हो। तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। अब यहाँ पर कुछ और एग्जांपल है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का, जैसे कि जब नेचुरल गैस बर्न करता है तो वो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। जब नेचुरल गैस बर्न करता है तो वो हीट एनर्जी रिलीज करता है। नेचुरल गैस में जैसे कि मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला है CH4, और जब वो एयर के प्रेजेंस में बर्न होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन और वाटर बनाता है और हीट एनर्जी रिलीज करता है, या हीट रिलीज करता है या एनर्जी रिलीज करता है, एक ही बात हुआ। एक और एग्जांपल यहाँ पर है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब हम लोग जो जानते हैं जो चूना हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें जब हम लोग उसको उसमें जब एक्सटर्नल हीट अप्लाई करते हैं तो वो टूट जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से रिलीज हो जाता है। तो ये दो सबसे बेस्ट एग्जांपल थे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स, अलग अलग एलिमेंट का उसके एटम का संख्या दोनों साइड बराबर हो। मतलब कि रिएक्टेंट साइड में अगर मैग्नीशियम का एटम 2 है तो प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम का एटम 2 ही होना चाहिए। ऐसे इक्वेशन को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल। मतलब कि इस प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में, बोथ साइड में कोई भी एलिमेंट का एटम इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं हम लोग Zn + H2SO4, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट किया तो जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। यहाँ पर मैग्नीशियम का 2 एटम दिया हुआ है और प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम का 2 एटम है। उसी तरह रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का 2 एटम है तो प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन का 2 एटम वहाँ पर दिया हुआ है। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है, उसमें उसका मास भी बराबर होता है, क्योंकि जब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम
क्योंकि यहाँ पर जब 2 ऑक्सीजन आइटम जब रिएक्टेंट साइड में होंगे और 2 ऑक्सीजन आइटम प्रोडक्ट साइड में भी होंगे तो ऑब्वियसली कि दोनों का मास भी बराबर होगा, क्योंकि अगर एक ऑक्सीजन का मास अगर 16 ग्राम अगर हम लोग मानते हैं तो 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम, तो जब रिएक्टेंट साइड में जब 32 ग्राम ऑक्सीजन का मास है तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 ही आइटम है तो उसका भी मास 32 ग्राम ही होगा। इसका मतलब कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मास भी अलग अलग एलिमेंट का बराबर होता है। अब आते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स का एटम का नंबर बराबर नहीं होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कोई भी एलिमेंट के एटम का नंबर बराबर नहीं होता है। तो इन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड आर नॉट इक्वल। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो वो वाटर फॉर्म करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 आइटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 आइटम है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में यहाँ पर हाइड्रोजन का तो 2 आइटम है लेकिन ऑक्सीजन का 2 आइटम नहीं है। तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुआ। अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड में जो भी आइटम रहते हैं उसका मास इक्वल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जब ऑक्सीजन का आइटम 2 है तो इसका मास 32 हुआ, तो उधर एक ही है तो उसका मास तो 16 ही हुआ, तो इसलिए उसका मास भी बराबर नहीं होता है। अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग स्केलेटन इक्वेशन भी कहते हैं। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को स्केलेटन रिएक्शन भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट जो हम लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते समय अपने माइंड में रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यह तो है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी मैटर ना हम उसे बना सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए जो दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो एटम का जो नंबर होता है वो बराबर होना ही चाहिए। क्योंकि जब रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्टेंट साइड में अगर 2 ऑक्सीजन का एटम है तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 ही होना चाहिए, क्योंकि उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जब भी कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखें तो उसका जो फार्मूला है, जो सिंबल है, जो उसका सिंबल बना हुआ है, जैसे जिंक का Zn बना हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला बना हुआ है H2SO4, तो हमें उस फार्मूला या उस सिंबल को, उस एलिमेंट का या कंपाउंड के फार्मूला या सिंबल को हम लोग को चेंज नहीं करना है। किसी भी जब भी हम लोग इक्वेशन लिखें तो जो उसका फार्मूला या सिंबल है हमें वही लिखना चाहिए। थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट शुड बी इक्वल। दोनों साइड में अगर इधर ऑक्सीजन का एटम 4 है तो उधर भी 4 होना चाहिए, इधर हाइड्रोजन का 5 है उधर हाइड्रोजन का भी 5 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट किए हैं तो वाटर बनाया, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर जब रिएक्ट करने का जब वाटर बना तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। क्लियर है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन इसके आगे 2 लगा हुआ है तो ऑक्सीजन एटम भी यहाँ पर 2 है। तो इसे हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, तो पहले इसका इक्वेशन हम लोग पिछले एग्जांपल में देखे थे कि इसका नॉर्मल इक्वेशन था H2 + O2 = H2O। तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था। अब हम लोग इसे बैलेंस करने के लिए क्या किए कि हाइड्रोजन के आगे हम लोग 2 लगा दिए, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे जो वाटर बना इसके आगे भी हम लोग 2 लगा दिए। तो यहाँ पर 4 अगर हाइड्रोजन हुआ तो यहाँ पर भी 4 हो गया, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो गया, जिससे यह इक्वेशन बैलेंस्ड हो। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन का एडवांटेज क्या है। हम लोग कोई भी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं तो उसका एडवांटेज हमें क्या मिलता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि वो हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है केमिकल इक्वेशन कि किसी भी रिएक्शन को होने में कौन कौन सा सब्सटेंस उसमें इन्वॉल्व था उस रिएक्शन के दौरान, उसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है। साथ ही हम लोग को यह भी इन्फॉर्मेशन देता है कि उसमें कोई भी एटम या मॉलिक्यूल, कोई भी एलिमेंट का या कंपाउंड का उसमें कितना उसमें उसका मॉलिक्यूल था या एटम था। मतलब कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, या नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में कि हाइड्रोजन का 4 एटम था या सल्फ्यूरिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल था। इस चीज़ के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन देता है केमिकल इक्वेशन। साथ ही केमिकल इक्वेशन हमें कोई भी सब्सटेंस के फार्मूला के बारे में हम लोग को बताता है जो कि उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। जैसे कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट किए तो जिंक सल्फेट बना, तो उसे हम लोग उसका फार्मूला भी जान सकते हैं। फार्मूला के बारे में भी इंफॉर्मेशन उसमें हमें मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर यह है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द मासेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो भी रिएक्टेंट हुआ और प्रोडक्ट हुआ फॉर्म हुआ
उसके मास के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर यह है कि इंफॉर्मेशन अबाउट द वॉल्यूम ऑफ गैसियस एंड अदर स्टेट सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। मतलब कि कोई भी अगर सब्सटेंस है, भले वो गैसेस स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में, उसके वॉल्यूम के बारे में भी हमें केमिकल इक्वेशन से इंफॉर्मेशन मिल सकता है। और केमिकल इक्वेशन को हम लोग और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे तो इन्फॉर्मेटिव बनाने के दौरान ही हम लोग उसमें उसका वॉल्यूम भी मेंशन कर सकते हैं। तो वॉल्यूम मेंशन करेंगे तो उसका एडवांटेज हम लोग को मिलेगा कि हम लोग को उसके वॉल्यूम के बारे में भी पता चलेगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है केमिकल इक्वेशन का। केमिकल इक्वेशन जो हम लोग लिख रहे हैं कोई किसी भी रिएक्शन का, तो उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि हमें यह नहीं पता चलेगा कि वो जो भी रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन कितना तेज़ी से हो रहा है या वो कितना जल्दी हो रहा है, उसमें कितना टाइमिंग लग रहा है उस रिएक्शन को होने में, इसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि उसमें जो कंडीशन रिक्वायर्ड होता है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। जैसे कि हो गया प्रेशर, हो गया कैटलिस्ट, हो गया टेम्परेचर, हो गया कितना प्रेशर में वो कोई भी रिएक्शन अकर हो रहा है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलता है कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब कि उस रिएक्शन को हम लोग पलट भी सकते हैं और इरिवर्सिबल उसे नहीं पलट सकते हैं। जैसे कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो वाटर बनता है, तो ये एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि हम लोग वाटर को फिर हम लोग उसमें हीट अप्लाई करके उसे तोड़कर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल हो गया। उसी तरह इरिवर्सिबल होता है जिसमें हम लोग कोई भी रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो प्रोडक्ट से हम लोग वापस रिएक्टेंट ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट यह है कि हम लोग को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है कि कोई भी रिएक्शन को कराते समय हमें कौन कौन सा प्रिकॉशन लेना चाहिए। मतलब सेफ्टी मेजर्स जानते हैं ना, सेफ्टी मेजर्स कि हम लोग को कौन कौन सा चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, वो बात हम लोग को केमिकल इक्वेशन से नहीं पता चलता है कि कौन कौन सा हम लोग को सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उसके फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं पता चलता है, कौन सा फिजिकल स्टेट का, उसके कॉन्सेंट्रेशन के बारे में नहीं पता चलता है, मतलब कि उसके डेंसिटी के बारे में नहीं पता चलता है हमें। उसके बाद नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन के समय हीट जो रिलीज हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है उसके बारे में भी हमें नहीं पता चलता है केमिकल इक्वेशन से। सेवंथ पॉइंट ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितनी जल्दी होता है आकर। मतलब हुआ ना, जब सोडियम को अगर आप किसी चीज़ से रिएक्ट करेगा तो तुरंत रिएक्ट करता है, और कुछ चीज़ जैसे कि आयरन हुआ उसे हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो उसे रिएक्ट कराने में टाइम लगता है, इसके बारे में भी नहीं पता चलता है। साथ ही हम लोग को यह एक और डिसएडवांटेज यह है कि जब भी कोई रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो यह हमें पता नहीं चलेगा कि उसमें प्रेसिपिटेट जो सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, प्रेसिपिटेट वो फॉर्म हुआ या नहीं हुआ फॉर्म, इसके बारे में भी हमें नहीं पता। तो आज के इस पार्ट में इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है बैलेंसिंग से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।